Hello students, today I am here with the new topic of chapter number 1, that is business, trade and commerce, and our today's topic is history of business. Before explaining history of business, we will discuss is profit is the main objective of business. Yes, profit is main objective of the business, but not the sole objective of the business. Business is not merely activity to earn income or profit. Value of business is more than just a profit making activities. Business satisfy human needs and wants by providing goods and services. Business activities lead to growth and development of any country. Business includes two words, that is industry and commerce. It means to say industry and commerce both are the major contributor of India's GDP. GDP means to say gross domestic product. It means to say we have learned in our previous video that business is the main objective of the business. Yes, profit is the main objective but not the sole objective of business, because profit के अलावा भी every business has to perform different type of activities like social service, etc. Without giving social services to the society, business cannot not survive in the market for the longer run. So if you want to survive in the market for a longer run, you have to provide services to the society. जैसे आपने सुना होगा अभी कोरोना में अभी रिसेंटली रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपीस डोनेट किए हैं पीएम केयर फंड. इट्स अ सोशल सर्विस. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इट इज हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. आपको ऐसा लगता होगा कि ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस सिर्फ मॉडर्न बिजनेस के पार्ट, बट इंडिया में जो ट्रेड है वो आज से नहीं, पिछले 1500 ईयर्स से भी इंडिया में ट्रेड होता आ रहा है. तो उसके लिए हमने समझाया है कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पहले कैसे परफॉर्म होता था और आज का बिजनेस कैसा है और पुराना बिजनेस कैसा होता था, उसके बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन मेकिंग इंडिया टू इवॉल्व अ मेजर प्लेयर इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइम में भी ट्रेड और कॉमर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया को मेजर प्लेयर इकोनॉमिक वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज कराने के. आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी इस बात को प्रूव करते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स वाज द बेसिस ऑफ इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट टाइम. कमर्शियल सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर founded in 3300 BC. The civilization had established commercial connection with foreign countries. It means to say, जो एंशिएंट टाइम था उसमें हम लोग एक रूट फॉलो करते थे जो है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, और मैरीटाइम रूट भी इसको नाम से जानते थे. एंशिएंट टाइम में जो बिजनेस होता था वो शिप के थ्रू होता था, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता था. और इंडिया में एंशिएंट टाइम में इंडिया को डिफरेंट अदर कंट्रीज से जो हम कनेक्टेड करते थे वो वाटर से करते थे, और उसमें हम एंशिएंट टाइम में जिस रूट को यूज़ करते थे वो था मैरीटाइम ट्रेड रूट, जो अलेक्जेंड्रिया और चाइना के बीच में यूज़ होता था 250 BC से लेकर 250 AD तक. इसका मतलब ये है कि इसमें हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीडियम था ट्रेड का जिसमें हम वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंडिया के ट्रेड को डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से जोड़ते थे. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. इट इज इंडिया इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. आपको ऐसा लगता होगा इंडिया में बैंकिंग सिस्टम अभी आया है, लेकिन इंडिया में बैंकिंग सिस्टम बहुत ओल्ड है, बहुत एंशिएंट है. इन इंडिया इन एंशिएंट टाइम इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम played a prominent role in lending money and financing domestic and foreign trade with the currency and hundi. एंशिएंट टाइम में भी इंडिया में जो बैंकिंग इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का जो रोल प्ले करते थे वो होते थे बेटा सेठ, साहूकार, चिट्टीज. ये लोग रिच पीपल होते थे और ये लोग मनी लैंड करते थे पुअर पीपल को और इंडस्ट्रीज को. As economic life progressed,
money served as a medium of exchange. In barter system, we exchange one commodity instead of another commodity. बट जैसे जैसे इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस होती गई, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हमने एक करेंसी को चुना और जिसे हम आज मनी के नाम से जानते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मनी एंड इट्स यूज्ड एक्सेलरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे ही इंडिया में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए मनी का यूज होने लगा, तो इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सेलरेट होने लगी, बढ़ने लगी. विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, पीपल बिगिन टू डिपॉजिट precious metal with lending individuals functioning as bankers or said and collect money from them. उस प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ लोग अपने यहाँ जो पुराने टाइम पर प्रीसियस मेटल्स होती थी, मेटल्स के क्वाइन होते थे, वो सेठ या साहूकार के वहाँ पर मोर्गेज करते थे और उसके बदले में मनी कलेक्ट करते थे और उससे अपना बिजनेस को एक्सपेंड करते थे. तो इसका मतलब है कि बिजनेस सिर्फ आज ही नहीं आया. इंडिया में बिजनेस बहुत पास्ट डेट मीन्स 3300 BC से भी इंडिया में चला आ रहा है. हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आपने सुने होंगे, ये भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे. नाउ इंडिया में आज जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं चेक्स, तो एंशिएंट टाइम में कौन सा ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज था जो यूज़ होता था? आज जिस जगह पर हम चेक यूज़ करते हैं उसके लिए एंशिएंट टाइम में हम यूज़ करते थे हुंडी. What is hundi? Hundi refers to financial instrument or bill of exchange, evolved on medium on the Indian subcontinent used in trade and credit transaction. Hundi is normally regarded as bill of exchange. They were more often used as equivalent of checks issued by indigenous bankers. They were used. It means to say, हुंडी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज होता था इंडिया सब कॉन्टिनेंट. ये यूज होता था ट्रेड के लिए और क्रेडिट के लिए. हुंडी नॉर्मली रिगार्डेड, हुंडी को हम बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं और ये चेक की तरह ही काम करती है. जैसे आज चेक काम करता है, एंशिएंट टाइम में हुंडी काम करती थी. हुंडी को हम इंडिजिनियस बैंकर यूज करते थे और इंडिजिनियस बैंकिंग का मतलब है सेठ और साहूकार जो उस टाइम पे हुआ करते थे, रिच पीपल, वो लोग हुंडी को इशू करते थे. तो हुंडी एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है और बोरोवर मनी होती है. कोई भी पर्सन इस हुंडी के बिहाफ पर मनी बोरो कर सकता है. सेकेंड पॉइंट, एज रेमिटेंस इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आज हम फंड ट्रांसफर करने के लिए मोबाइल्स यूज करते हैं, NEFT यूज करते हैं, RTGS यूज करते हैं. लेकिन पुराने टाइम पर, एंशिएंट टाइम पर मनी ट्रांसफर करने के लिए जो मीडियम एक्सचेंज यूज होता था, इट इज नोन एज हुंडी. सेकंड, थर्ड वन इज फॉर ट्रेड ट्रांजेक्शन. एज जितने भी बिल में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते थे, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए भी हम जिस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज करते थे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, वो भी हुंडी ही था. ये 3 इमेजेस जो हमने गिवन की हमें लगाई हैं, ये सब हुंडी का फॉर्मेट है और इस तरीके से हम लोग हुंडी को यूज करते थे एंशिएंट टाइम. Now categories of hundis. On the basis of payment time, hundis can be classified as darshani and mudati. It means we have only 2 types of hundi. First one is darshani hundi or next one is mudati hundi. A hundi payable at sight is called darshani hundi. यानी कि जब कोई हुंडी जैसे ही किसी पर्सन ने डिमांड करा तो उसी समय आपको पैसे पे करने पड़ते थे. अगर मैं साहूकार हूँ और सेठ हूँ, मैंने बोला है किसी पर्सन को अभी मुझे पैसे दे दीजिए, तो वो उसी टाइम पर मुझे जैसे ही मैं डिमांड करूँगा मुझे वो पैसे वापस कर देगा. तो उस टाइप की जो हुंडी होती थी वो बच्चों दर्शानी हुंडी होती थी. और दर्शानी हुंडी जो होती थी उसे हम डिमांड बिल के भी नाम से जानते हैं. जैसे ही साहूकार ने किसी भी पीपल से डिमांड करी कि मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, तो a person is liable to pay money to the sahukar, and that type of hundi is known as darshani hundi. Second one is mudati. Mudati hundi is one which is payable after a specified period of time. It is like a time. मुदाती हुंडी में एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही पर्सन को साहूकार को वापस करना होता था. मैंने बोल दिया कि मैं एक साहूकार हूं और मैंने किसी भी एक इंडिविजुअल को 5 ईयर के लिए लोन दिया है, तो ये लोन दैट पर्सन विल बी रिटर्न टू द साहूकार आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, दैट इज 5 ईयर्स ओनली. तो दर्शानी और मुदाती के बीच में यही डिफरेंसेस है कि दर्शानी जैसे ही साहूकार डिमांड करेगा वैसे ही पर्सन को उसे पे करना पड़ेगा, जबकि मुदाती जो होती थी वो एक फिक्स पीरियड के बाद ही पर्सन साहूकार को वापस करता था.
नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हुंडीज। अब धानी जो ये दर्शानी के अंदर भी आती है और मुदाती के, ये कैटेगरीज हैं। धानी जो आप दर्शानी के अंदर भी यूज कर सकते हैं और मुदाती के भी। और धानी जोग हुंडी, धानी मीन्स ऑनर। धानी जोग में धानी का मतलब है ऑनर। धानी मीन्स ऑनर is one which is made payable to the owner or holder bearer honor. It is just like a bearer check. जैसे ही डिमांड होगी वैसे ही उस पर्सन को उसे वापस करना होगा, और उस टाइप की जो हुंडी कहलाती है वो कहलाती है धानी जो। नेक्स्ट पॉइंट इज सहजोग। सहजोग हुंडी इज पेबल ओनली टू सह रेस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ फाइनेंशियल वर्थ। इन सम रेस्पेक्ट इट इज सिमिलर टू क्रॉस चेक। हमारे पास आपने देखा होगा, अगर आप अपने फादर से भी डिस्कस करेंगे कि पापा बियरर चेक और क्रॉस चेक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्रॉस चेक में क्या होता है, आपकी मनी उस स्पेसिफिक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगी। तो इसका मतलब सहजोग एक ऐसी टाइप की हुंडी थी जिस हुंडी में उस पर्सन का नाम लिखा होता था, उसी पर्सन को वो पैसे मिलेंगे। और धानी जोग में क्या होता था, अगर उस हुंडी में उसका नाम भी नहीं है तो उस पर्सन को भी वो अमाउंट वहां पर रिटर्न हो सकती है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन धानी जोग एंड सहजोग। धानी जोग इज ऑल्सो नोन एज बियरर चेक एंड सहजोग इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस चेक। नाउ फिरमान जोग, फिरमान ऑल्सो कम्स अंडर दर्शानी और मुदाती हुंडी। द टर्म फिरमान रेफर्स टू ऑर्डर। यहां पर फिरमान का मतलब है ऑर्डर। दिस हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर ऑफ पेइंग। जैसे ही मैं ऑर्डर करूंगा कि मेरा पैसा वापस कर दो, तो मुझे वो पर्सन उसी समय वो पैसा वापस करेगा, और उस टाइप की जो हुंडी कहलाएगी वो कहलाएगी फिरमान जो। नेक्स्ट इज देखान हर। ये दर्शानी हुंडी के अंदर आती है। पेबल टू द परजेंटर और बियरर। जिस हुंडी में पर्सन का नाम लिखा है उसको ही ये वापस मिलेगी, अदरवाइज और किसी पर्सन को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वन इज जोखमी हुंडी। ये मुदाती के अंदर आती है। द टर्म जोखम मीन्स रिस्क। यहाँ पर जोखम का मतलब है रिस्क। सच हुंडी इज यूजुअली ड्रॉन अगेंस्ट गुड्स शिप्ड और वेसल एंड अ सर्टेन रिस्क इवॉल्व। इफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, द ड्रॉवर और होल्डर bear the cost and the drawee carries no liability। जोखमी हुंडी में क्या होता था, जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कोई सामान गुड्स को हम शिप के थ्रू भेजते थे, और अगर उस समय उस शिप के साथ कुछ ट्रांजिट में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती थी, एक्सीडेंट हो जाता था, तो उसमें क्या होता था, जो ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर मतलब जो सेंड कर रहा है गुड्स को, वही सारी की सारी रिस्क बियर करेगा, और जो रिसीव कर रहा है वो कोई भी रिस्क बियर नहीं करेगा। और इस टाइप के लिए जिस हुंडी को हम इशू करते थे वो कहलाती थी जोखमी हुंडी। नाउ राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मीन्स टू से मिडिलमैन, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर। Intermediates played a prominent role in the promotion of trade. They helped manufacturers, especially in foreign trade. Intermediates consist of commission agent, broker and distributor, both for wholesale and retail goods. Bankers began to act as trustee and accusators for endowment. Foreign trade was financed by loans. आज की डेट पर जो भी बैंक्स लोन देते हैं, तो लोन को प्रोवाइड कराने के लिए बीच में कुछ मिडिलमैन्स आ जाते हैं, और मिडिलमैन्स को हम इंटरमीडिएट्स के नाम से जानते हैं। इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर। इंटरमीडिएट्स हेल्प स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड। इंटरमीडिएट कंसिस्ट ऑफ कमीशन एजेंट। ये कमीशन लेते हैं बीच में और गुड्स को सोल्ड आउट कराने में हेल्प करते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड सी। Maritime was popular in the ancient time. Road as a means of communication has assumed key importance in the entire process of growth. Paper was particularly valued in the Roman Empire and was known as black gold. यहाँ पेपर का मतलब होता था, यहाँ पेपर को हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है काली मिर्च। आपने सुना होगा, जो काली मिर्च है पर्टिकुलरली पाई जाती थी रोमन एम्पायर, और इसीलिए उस स्टेट को हम कहते थे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते थे। वेरियस एम्पायर कन्फ्लिक्ट ईच अदर टू डोमिनेट द रूट फॉर दिस ट्रेड। इट वॉज इन सर्च ऑफ फॉर एन ऑल्टरनेट रूट टू इंडिया फॉर स्पाइसेस दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस
in the closing year of 15th century and also brought Vasco da Gama to the shore of Malabar in 1498. इसलिए ही इसको हम लोग वेरियस एम्पायर चाहते थे कि इस रूट पर जो रूट फिक्स हुआ था ब्लैक गोल्ड रूट के लिए उस पर अपना डोमिनेंट रोल करना चाहते थे। और इसका जो डिस्कशन है वो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका में कोलंबस ने भी किया है और वास्को डी गामा ने भी किया है अपनी बुक में मलबार में, दैट इज 1498। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेजर ट्रेड सेंटर्स, देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन, पोर्ट टाउन, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, मर्चेंडाइज टाउन एंड पिलग्रिमेज टाउन. These existence is an example of prosperity of merchant communities and professional classes. The following were the leading trade centers in ancient India. तो इंडिया में ट्रेड करने के लिए बहुत सारे सेंटर्स हुआ करते थे। उसमें कुछ पोर्ट टाउन भी होते थे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी होते थे, कुछ मर्चेंटाइज भी होता है। मर्चेंटाइज का मतलब होता है स्टॉक। तो उन सिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो एंशिएंट टाइम में मेजर ट्रेड सेंटर्स होते थे। फर्स्ट वन इज पाटलिपुत्र। इट वाज नॉट ओनली अ कमर्शियल टाउन बट ऑल्सो अ मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। इसका मतलब है कि पाटलिपुत्र एक कमर्शियल टाउन ही नहीं था, जबकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोग स्टोन को एक्सपोर्ट करने के लिए पाटलिपुत्र को एज अ मेजर ट्रेड सेंटर यूज करते थे। सेकेंड वन इज पेशावर। It was an important exporting center for wool for the import of horses. इसका मतलब है कि पेशावर एक ऐसा एक्सपोर्टिंग सेंटर था जहाँ से हम इंपोर्ट करते थे हॉर्सेस को और वूल। इंद्रप्रस्थ, it was the commercial junction on the royal road where most routes leading to the east, west, south and north come together. इंद्रप्रस्थ एक ऐसा कॉमर्शियल जंक्शन था जहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ सारे के सारे रोड आपस में आकर मिलते थे और उसी रूट पर जो मिलते थे उस रूट को हम इंद्रप्रस्थ भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। तो नाउ ट्रांसपोर्ट इज मीन्स टू से मेजर ट्रेड सेंटर। मेजर ट्रेड सेंटर्स और भी हैं हमारे पास। नाउ वाराणसी, इट ग्रू अप एज अ मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल। वाराणसी को हम टेक्सटाइल के लिए भी मेजर सेंटर की तरह ग्रो हुआ एंड बिकेम फेमस फॉर ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ। आज भी वाराणसी की जो बनारसी साड़ी है आज भी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और एंशिएंट टाइम में भी होती थी। और सैंडलवुड वर्कमैनशिप के लिए भी वाराणसी बहुत फेमस था। इट हैड लिंक विद तक्षशिला एटसेट्रा। नाउ सूरत, इट वाज द सेंटर ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत वर फेमस फॉर दियर गोल्ड बॉर्डर्स जरी। आज भी सूरत की साड़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उस समय जो जरी का काम होता था एंशिएंट टाइम में, मुगल पीरियड में जो जरी का काम होता था वो आज भी वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। इट वॉज नोटवर्थी दैट सूरत हुंडी वॉज ऑनर्ड इन फार ऑफ मार्केट ऑफ इजिप्ट एंड ईरान। नेक्स्ट पॉइंट, कंची। टुडे इज नोन एज कंचीपुरम। इट वॉज हियर दैट चाइनीज यूज टू कम इन फॉरेन शिप टू परचेज pearls, glass and rare stone and in return they sold gold and silk. तो आज जो कांचीपुरम जो साड़ी आप पहनते हैं, आपने सुना होगा कांचीपुरम भी एक साड़ी आती है, वो उस टाइम पर चाइनीज आते थे फॉरेन शिप से परचेज करने के लिए इंडिया में पर्ल्स को, ग्लासेस को, रेयर स्टोन्स को, और बदले में वो अपना गोल्ड और सिल्क को सोल्ड करते थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज वेरी वेरी essential for the business because goods are produced at one place and demanded at another place. So I already explained this slide to you. What is the importance of transport in our business? Now come to the next slide. Indian economy at present. The Indian economy is one of the fastest growing economy in the world today. Rising incomes, savings, investment opportunities, increased domestic consumption, and educated younger population ensure growth for decades to come. The high growth sectors have been identified which are likely to grow at a rapid pace world over, and the recent initiatives of the government of India such as Make in India, Skill India
Digital India and rollout of the foreign trade and policies FTP in 2015-20 is expected to help the economy in terms of export and import of trade balances. It means to say आज भारत की इंडिया में इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है इंडिया का? इंडिया आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक में से एक है। आज ये बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो द इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे एट प्रेजेंट। अमेरिका की इकोनॉमी से भी ज़्यादा बेटर हमारी इकोनॉमी काम करती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। राइजिंग इनकम्स, आज लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है इंडिया में। इसी वजह से आज का जो यंगर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रिस्क लेता है। इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं, प्लान आते हैं लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो इंडिया की इकोनॉमी को रेगुलर बेसिस पर इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इसीलिए इंडिया की जीडीपी 2017 में 182 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। नेक्स्ट स्लाइड। दीज आर सम इंडियन इकोनॉमी एट प्रेजेंट। अगर आप देखें स्लाइड में वह टॉप 10 इकोनॉमीज में तो यूएस की इकोनॉमी 19.3 जीडीपी है, चाइना में 12.24, जापान 4.87, जर्मनी 3.68, यूनाइटेड किंगडम। ये कुछ सोर्सेज हैं जो हमने कैलकुलेट किया है। और इसीलिए भी इंडिया भी अब बहुत तरीके से डेवलपिंग कंट्री जरूर है, लेकिन इंडिया की जो जीडीपी है वो भी आज की डेट पर कोरोना वायरस की वजह से ज़रूर डाउन है। लेकिन इंडिया भी आज कोशिश कर रहा है कि इन जीडीपी को हम टच कर पाएँ, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है। तो जीडीपी में डिफरेंसेस तो रहेंगे, लेकिन फिर ये इंडिया के जो बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो इंडिया आज की डेट पर ले रहा है, उसके थ्रू हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस स्लाइड, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।